सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची, तमाम कौमियतों को बिला तफरीक सीने से लगाए रखने वाला शहर कराची, मेहनत कशों, मजदूरों, हुनरमंदों का गरीब परवर शहर कराची, पाकिस्तान का दिल लाहौर तो दिमाग कराची, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची और सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार कराची। छीना झपटी स्ट्रीट क्राइम्स में सबसे मुतासरा बेचारा कराची, पानी की बूंद बूंद को तरसता कराची, कल रोशनियों और आज अंधेरों का घर कराची, वो मेरे कायद का शहर जो कभी पाकिस्तान की पेशानी का झूमर था, आज उसकी शनाख्त उधड़ी सड़कें, डेथ होल बने मैन होल्स, स्ट्रीट क्राइम्स और अब सड़कों पर दंदनाते मौत बांटते डंपर, ट्रक, ट्रॉलर हैं। और 2024 में कराची की सड़कों पर 9000 ट्रैफिक हादसा हुए, 9000, जिनमें 771 शहरी अपनी जान से गए, यानी हर महीने 750 और हर रोज औसतन 25 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें औसतन हर महीने 64 शहरी जान से गए, जबकि सरसे में जख्मियों की तादाद 8000 से ज़्यादा है। और फिर नए साल यानी रवा बरस 2025 के इब्तदाई 40 दिनों में कराची में दंदनाते डंपर, टैंकर, ट्रक और बसें 100 से ज़ायद शहरियों को मौत के घाट उतार चुकी हैं। आज भी कराची के इलाके बल्दिया टाउन और मुशर्रफ कॉलोनी में मोटरसाइकिलों पर सवार 2 जिंदगियां मौत के घाट उतर चुकी हैं, और उनमें एक तो वो हामला खातून थी जिसने अपने वजूद में एक वजूद समेट रखा था। और इन पे दर पे होने वाले हादसात पर रद्द-ए-अमल सामने आया। सोशल मीडिया पर हादसात में मारे जाने वालों की वीडियोस वायरल हुई तो वज़ीर आला सिंध भी फिर जाग उठे। उन्होंने मेहरबानी करके नोटिस ले ही लिया और शहर में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक डंपर्स ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेकिन इजाज़त कौन लेता है? ये हैवी ट्रैफिक कल की तरह आज भी कराची की सड़कों पर ममनुआ औकात में रवा दवा है, बल्कि आईजी सिंध साहब तो इनकी हिमायत में सामने आ गए। उनका बयान क्या रिपोर्ट होता है कि हैवी ट्रैफिक के दाखिले के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की गई है। ऑयल, पानी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और दीगर सामान की तरसील के लिए ट्रकों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स को दिन में भी शहर में आने की कानूनी इजाज़त है। अब सवाल ये कि फिर वज़ीर आला ने कौन सी हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई थी? वो कानून से बेखबर है या फिर आईजी साहब ज्यादा जानते हैं? और दूसरी जानिब डीआईजी ट्रैफिक साहब अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि जी कराची में 70 लाख गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस की जो अफरादी कुव्वत है वो सिर्फ और सिर्फ 5000 है, यानी इस सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं, कोई इम्कान नहीं। अब कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे पूछें? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जी जमात इस्लामी से मुनम जफ़र साहब की सितारफ के मोहताज जी। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुनम साहब, ये जो कराची में खुले मैन होल, स्ट्रीट क्राइम्स, ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और जमात इस्लामी की अगर मैं बात करूँ, आप लोग हमेशा से बात भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं कराची वालों के दुख का मदावा करने के लिए, कोई ना कोई आपके पास प्लान भी होता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं इसमें इजाफा तो पहले भी देखने में आता रहा और ये बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालना चाहेंगे? कौन है इसके जिम्मेदार? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, क्योंकि उसके पास अख्तियार होता है, उसके पास वसाइल होते हैं, उसके पास इंतज़ामिया होती है जो इन सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट कराए। आपने जिस तरह कहा कि शहर में डंपर, टैंकर, ट्रॉलर ये मौत बांटते फिर रहे हैं, एक खूनी रक्स है जो शहर में हादसात की सूरत में जारी है। पिछले साल कमोबेश 771 वाक़यात आपने बयान फरमाए, इसी तरह इस साल 40 दिन में 104 वाक़यात हो गए, हादसात पेश आ चुके हैं। अब शहरी जाएं तो कहाँ जाएं? कोई रूल्स रेगुलेशन, इसी तरह रोड सेफ्टी लॉज एंड जो है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये सिर्फ कागजों की नज़र हैं। इन पे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इन पे इम्प्लीमेंट कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, इन पे इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए इन पे इम्प्लीमेंट कराए। कहाँ है वजीर दाखिला? क्यों इन सारी चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे कि ये शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इस शहर के लोग टैक्स देते हैं तो ये वतन अजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता है, हमें इस पर फ़ख्र है। लेकिन शहर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, इस शहर में पानी का बहरान है, इस शहर में सीवरेज की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, इस शहर में मेन होल में गिर कर बच्चे अपनी जान दे रहे हैं,
पिछले साल 19 वाकयात हो चुके हैं, बच्चों के गिरकर डेथ के वाकयात। इस शहर में 70,000 क्राइम के वाकयात हुए गुज़िश्ता साल। अब आप मुझे बताइए, हुकूमत किस चीज़ का नाम है? कहाँ हैं रियासती इदारे? वो क्यों खामोश हैं? क्यों शहर ऐसे लोगों के हवाले है कि जो इस शहर को ओन नहीं करते? क्यों शहर के लिए आपकी तरजीहात का तयन नहीं है? यही सारी वजूहात हैं जो हम देख रहे हैं कि आज शहर के अंदर जिस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, अब टूटी सड़कें हैं। शहर का 65% मोटरसाइकिल सवार इस वक्त, शहर की जो ट्रांसपोर्ट है वो मोटरसाइकिल है इस वक्त, 65%। शहर में, ये शहर चिंचियों का शहर बन गया है। यहाँ अमलन जो है वो चिंचियों पर लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं। सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ 300 की तादाद में बसें मौजूद हैं। अब आप मुझे बताइए, 3.5 करोड़ आबादी का शहर, वो सारा शहर चिंचियों पे सफ़र कर रहा है। उस शहर के नौजवान 65% सवारी जो है वो मोटरसाइकिल है और टूटी हुई सड़कें हैं। जगह जगह लोग गिरते हैं, डंपर और टैंकर आने वाले, पीछे डंपर और टैंकर आते हैं, उनको कुचल देते हैं। लोगों की जिस्मानी कैफियत ये है कि ऑर्थोपेडिक के पास चले जाइए, न्यूरो सर्जन के पास चले जाइए, वो कहते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है, टूटी सड़कें हैं, इसके नतीजे के अंदर हादसात पेश आ रहे हैं। लोगों को फिजिकली तौर पे परेशान है लोग, यानी फिजिक्स उनकी, यानी मोटरसाइकिलों की जंप पे, टूटी हुई सड़कें, इसके नतीजे में लोगों की कैफियत यानी हेल्थ की पोजीशन भी ख़राब हो रही है उनकी। तो ये सूरत हाल है जिससे पूरा शहर गुजर रहा है, लेकिन नहीं जाने ना जाने, गुली ना जाने। हुकूमत सिंध 17वां साल हो गया है। लेकिन मुनीम साहब, ये हुकूमत सिंध की आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो अक्सर इस क्रेडिट लेती है कि जी सिंध में हमने बहुत काम किया है, सिंध के जो अंदरून सिंध शहरों का, इलाकों का जिक्र किया जाता है कि वहाँ पे हमने काम किया है। सेहत के सेक्टर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, तो कराची जो कि मेन हब है, कराची इतना बड़ा शहर है जो कि सिंध को रिप्रेजेंट करता है, एक रोल मॉडल होना चाहिए कराची को, विदाउट एनी डाउट। अंदरून सिंध भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, बाकी शहरों में भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कराची जो कि रोल मॉडल है, कि वहाँ पर ये हाल होगा सड़कों का, तो फिर कैसे बाकी चीजों का क्रेडिट लिया जाएगा? देखिए, आप मुझे बताइए, शहर कराची का 96%, ये सूबे का 96% रेवेन्यू तो शहर कराची देता है ना। मैंने आपको शहर कराची की चीज़ें बताई हैं। हर मौजू ऐसा है जिस पर बात की जा सकती है। अब और क्रेडिट लेने में अगर पीपल्स पार्टी, तो बताइए किस बात का क्रेडिट आप लेते हैं? आपने किया क्या है? आपने इस शहर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने इस शहर को, पिछले 17 साल से आपकी हुकूमत है, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ है। लिहाजा शहर के लोग क्या कर रहे हैं? शहर के लोगों को टैंकरों में पानी मिल रहा है। शहर की पानी की रिक्वायरमेंट क्या है? आप कितना पानी दे रहे हैं सबके इल्म में है। शहर में सीवरेज का निज़ाम खराब है, शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। अब जाहिर बात है, क्रेडिट किस चीज़ का ले रहे हैं आप? खुद सवाल होना चाहिए ना कि पीपल्स पार्टी किस चीज़ का क्रेडिट ले रही है? शहर को तबाह करने का क्रेडिट ले रही है? वो प्रोजेक्ट जो पंजाब में, यानी अभी 72 दिनों में अंडरपासेस बने हैं, 3 अंडरपास इस्लामाबाद में, 14 किलोमीटर सड़क 72 दिन में मुकम्मल हो गई, 24 घंटे काम करने के नतीजे में। लेकिन कराची में जो प्रोजेक्ट हैं वो, उनका कोई टाइम लाइन ही नहीं है कि कब मुकम्मल होंगे। 6-6 साल, 8-8 साल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अभी रेड लाइन का प्रोजेक्ट 2023 दिसंबर में मुकम्मल होना था, 2025 आ गया, 30% काम मुकम्मल नहीं हुआ है। एक प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर की सड़क 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, वो बनने का नाम नहीं ले रही। ये तो नाअहली है, ये रिश्वत का बाजार है कि जो गर्म है, और जिसके नतीजे में होता क्या है, वही प्रोजेक्ट जिसकी मालियत 1 अरब रुपए होती है, वो चंद दिन गुजरने के बाद। मुनीम साहब, एक सवाल है, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि पहले जब हम मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, अक्सर वो रोते थे आके स्क्रीन पर कि जी मैं बहुत बेबस हूँ, बहुत लाचार हूँ, मेरे तो हाथ बंधे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हम देखते थे कि अक्सर जो सिंध हुकूमत है वो मलबा फेंकती थी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पर, और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पर। बजट के वाले से भी बहुत सी बहस होती थी और यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जाती रहती थी प्रोग्राम्स में कि कोई बात, कोई सलूशन, कोई हल की तरफ जाए, लेकिन हल की तरफ कभी भी नहीं जाया जाता था। अब अगर हम बात करें कि ये जो सिंध में हुकूमत है, कराची की जो भी सूरत हाल है इतने साल से जो भी, लेकिन वोट तो फिर पीपल्स पार्टी को ही मिलता है, यानी कराची वाले फिर पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। देखिए, ये सारे वो हैं जो फॉर्म 47 पर मुंतखब होकर आए हैं। ये वो लोग हैं, चाहे वो एमक्यूएम हो या पीपल्स फॉर्म पार्टी। 47 का रोला तो अभी मचाना, अभी हम तो मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बहुत अरसे से चल रही है। नहीं, मैं तो ये बात करूंगा कि 2024 के आम इंतखाबात उठा के देख लीजिए, टोटली
शहर कराची के लोगों ने MQM को मुस्तरद कर दिया था, उसको कौमी असम्बली की 15 सीटें दिलवा दी गई। पीपल्स पार्टी जिसने आज तक कराची में 3 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें नहीं ली गई थी, उनको माशाल्लाह तोहफे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 7 सीटें दे दी। 25 सर ये तो वो इल्जाम आते हैं मुनीम साहब, इसको कोई साबित नहीं ना कर सकता। देखें ये तो आप ये तो बातें ठीक है, ये की जाती हैं, लेकिन साबित नहीं ना होती। जो हुकूमत में कहते हैं साबित करके दिखा दें। के अंदर मौजूद हैं। फॉर्म 45 का आज जायजा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग वो हैं कि जो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। ये वफाक के अंदर इत्तेहादी हैं, ये सूबे के अंदर इत्तेहादी रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी 2008 से लेकर 2014 तक MQM और पीपल्स पार्टी सूबे में इत्तेहादी थे। और उसके बाद होता क्या है, फिर रोना रोते हैं, फाइल फेंक के भागते हैं। हम तो नहीं कह रहे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जमात इस्लामी के 9 टाउन हैं, हम इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने वसाइल हैं, उन वसाइल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम उन 9 टाउन्स के अंदर कराची के अवाम रहने वाले लोगों को सर्व कर रहे हैं। और ये बात मैं कह रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बोल रहा है। इस मुख्तसर से वक्त में 1.5 साल का ये वक्त गुजरा है, हमने 125 पार्क बहाल किए हैं, हमने खेलों के मैदान अच्छा, एक मुनीम साहब एक मिनट मुझे बताएं कि ये शाह फैसल टाउन जो है वो किसके पास है? जमात इस्लामी के पास नहीं है जी, जमात इस्लामी के पास नहीं है। मैं अगर यूनियन काउंसिल के हवाले से पूछूं, मैं ये बात करना चाह रही हूँ। देखिए वो टाउन PTI के पास है, वहां पे भी मैन होल खुला था, ढक्कन खुला हुआ था, बच्चा गिरा था, वहां पे भी ढक्कन नहीं था। मैं आपको बताता चलूं कि ये टाउन जो PTI के पास है। और जहां तक आप इसकी बात कर रही हैं यूनियन काउंसिल ये वाटर और सीवरेज कराची, यही तो हमारा अलमिया है। मैं वहां की यूसीस की बात कर रही हूँ। जी मैं बता रहा, वहीं आ रहा हूँ। यही तो हमारा अलमिया है कि पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है, लेकिन न टाउन को इख्तियार देती है, न UC को इख्तियार देने के लिए तैयार है। गटर का ढक्कन, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखी है। सर ये इख्तियारात के रोने की बात आप कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे फिर जस्टिफाई नहीं, एक मिनट मुनीम भाई, एक मिनट, यहाँ पे फिर आप जस्टिफाई करें ना थोड़ा सा। तो MQM भी ये रोना रोती थी, MQM कहती थी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास मेयर साहब जब आते थे भी हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, मैं मेयर हूँ लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता हूँ। तो फिर MQM को भी यह नंबर दे देना, जिससे आप लोग बेबस हैं वो भी होंगे बेबस। MQM को तो इसलिए नंबर नहीं देंगे कि MQM ने शहर कराची को बोरी बंद लाशों के तोहफे दिए हैं, बत्ताखोरी का तोहफा दिया है। ये सारे लोग शरीक इक़्तिदार कल भी थे, आज भी हैं। PDM 1, PDM 2, PDM 3 सबका हिस्सा रहे हैं। जहां तक आप बात कर रही हैं इख्तियार का और वसाइल का, हम अपने इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं। इन गए गुजरे हालात में भी जब गटर के ढक्कन बनाना भी पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा है। चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जमात इस्लामी तनकीद करते हैं, MQM जब आप लोग तनकीद करते हैं, जो भी इल्जामात की बुछाड़ लगाते, सारे पता इल्जामात होते, कहते साबित करके दिखाएं। जब तक साबित नहीं कर पाएंगे वो हवा में बातें कंसिडर होंगी। जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनको हीरो का कराची वालों ने नहीं बनाया था, ऐसे उनका किताब सुना जाता था, जैसे पता नहीं आपने इख्तियार की बात उनका किताब ऐसे सुना जाता था। तमाम लोग कराची में चले जाते थे, बिल बोर्ड्स पे आपको अल्ताफ हुसैन की तस्वीर ऐसे नजर आ रही होती थी जिसमें मुल्क का कोई सबसे बड़ा कोई मॉडल है वो। देखें, मैं आपने इख्तियार की बात की ना, हमने 15,000 मेन होल कवर टाउन ने अपने फंड से इन UCs के अंदर लगाए हैं, जो हमारा डोमेन नहीं बनता। और इसी तरह हमने 1 अरब रुपए हमने सीवरेज पर खर्च किया है, ये हमारा डोमेन नहीं है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, इख्तियार का रोना नहीं रोया, अपने वसाइल से बढ़कर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मेरा UC वाला सवाल था उस पर आपका मौक़िफ़ ये है कि आप लोग बड़े बेबस हैं और पीपल्स पार्टी ताउन नहीं कर रही? नहीं, हम देखें, बेबसी का मैंने पहले भी ये बात की कि हमने 15,000 मेन होल कवर हमने अपने फंड से UCs के अंदर लगाए, 15,000 मेन होल कवर। और ये काम जो है वो करना किसको था? ये तो काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का काम था कि वो मेन होल कवर प्रोवाइड करते हैं। ये काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का काम है कि वो सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करें, वो पानी का निज़ाम, शहर के लोगों को पानी दें। 19 साल से शहर के लोगों को पानी नलकों के अंदर मैसर नहीं है, एक कतरा इजाफा नहीं हुआ है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी ने अपने पास रख ली है। ये भी जरा बताइए। जी प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या है जुल्म नहीं है कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी आपने पास रखें? इस सब के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने
टाउन्स को मॉडल बनाने का तहिया किया है, हम पार्क डेवलप कर रहे हैं, खेलों के मैदान डेवलप कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया मेन होल कवर्स की बात की, ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट हम शहर में लेकर आए, इसी तरह रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब उससे आगे बढ़कर रोड कारपेटिंग। मुझे जरा बताएं मुनीम साहब, ये सिंध हुकूमत का तो मौकिफ ये है कि जी हर महीने हर जो यूसी है उसको हर यूसी को 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखिए जो 12 लाख रुपए मिलते हैं, आपके इल्म में होगा कि इन 12 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए तो टैक्स और तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। हर यूसी में 9 अफराद एम्प्लॉय हैं, इनकी तनख्वाहें पहले 5 लाख था ये, और 5 लाख में से 4-4.25 लाख रुपए तनख्वाहें जाती थी। अब ये तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं और 6 लाख रुपए तो खर्च हो जाते हैं तनख्वाहों में। ठीक है, सिंध हुकूमत देती है, ओजेटी देती है। सिंध हुकूमत हमें तरक्याती बजट जो है वो सिंध हुकूमत ने 1.5 साल गुजरने के बावजूद नहीं दिया। आपके ख्याल में हर यूसी का ये जो बजट है, आपके ख्याल में आप क्लियर पिक्चर देख रहे हैं, आप जरा बताइएगा आपके ख्याल में जो हर यूसी का बजट 12 लाख माहाना है, ये कितना होना चाहिए जो कि मुनासिब हो? देखिए नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में पहले साल 35 लाख रुपए, दूसरे साल 35 लाख रुपए डेवलपमेंट, हर यूसी को डेवलपमेंट फंड दिया गया। तीसरे साल 64 लाख रुपए डेवलपमेंट फंड दिया गया। इसी तरह चौथे साल बिला तखसीस, चाहे वो पीपल्स पार्टी की यूसी हो, चाहे वो किसी और पार्टी की यूसी हो, नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने आखिरी साल 1 करोड़ रुपए हर यूसी को डेवलपमेंट आप फंड उस दिया। टाइम को कंपेयर कर रहे हैं ना, वो तो मतलब बहुत पीछे अगर हम चले जाएं तो अगर आज हम बात करें आज के बजट के लिहाज से कितना होना चाहिए, मैं आज के लिहाज से समझना चाह रही हूँ। हम तो ये कहते हैं कि हर यूसी को कम से कम 2 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड एनुअल देना चाहिए। एक मिनट, आपका कहना है कि 12 लाख को 2 करोड़ होना चाहिए, ये फिगर 12 लाख की बजाय हर यूसी डेवलपमेंट फंड की बात मैं डेवलपमेंट फंड की बात कर रहा हूँ। ये 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए तो तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। 12 लाख वाली फिगर की बात कर रही हूँ, जो 12 लाख सिंध हुकूमत तो मौकिफ दे रही है कि हम तो हर यूसी को 12 लाख दे रहे हैं ना, वो 12 लाख का जो डिजिट है कितना होना चाहिए? हम ये कहते हैं कि आपने ओजेटी 12 लाख किया, ये कम से कम 25 लाख रुपए की यूसी माहाना होना चाहिए। ये 25 होना चाहिए, मतलब तकरीबन डबल होना चाहिए, 12 का डबल होना चाहिए। और डेवलपमेंट फंड, एनुअल डेवलपमेंट फंड कम से कम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए हर यूसी को। एनुअल 2 करोड़ रुपए होना चाहिए कम से कम। आप देखें नेमतुल्लाह खान साहब ने जब 1 करोड़ रुपए दिए थे, उस वक्त डॉलर की कीमत 54 रुपए थी। आज डॉलर की कीमत तो कहां पहुंच गई, 278 275 रुपए पहुंच गई है, तो 5 गुना इजाफा हो गया। आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते, 2 करोड़ रुपए आपका ये मुतालिबा है कि डेवलपमेंट फंड जो एनुअली वो 2 करोड़ होना चाहिए और जो हर यूसी को महाना 12 लाख दिए जाते हैं वो 25 लाख होने चाहिए तकरीबन। जी, कम से कम 25 लाख रुपए आने वाले बजट में होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह इख्तियार मिलना चाहिए। जी, ये टाउन और यूसी को इख्तियारात डिवॉल्व होना चाहिए। आज तक 1.5 साल गुजरने के बावजूद केएमसी में मुर्तज़ा वहाब साहब जो काबिज मेयर हैं, इतना तो नहीं कर सके कि कमेटियां भी फॉर्म कर दें। 1.5 साल गुजरने के बावजूद कमेटियां भी फॉर्म नहीं करी हैं अभी तक। ठीक है। अच्छा, ये तो वर्स्ट पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, ये जो वज़ीर आला साहब ने हैवी ट्रैफिक पे पाबंदी लगाई, तो जब वो पाबंदी लगाते हैं तो आईजी साहब कहते हैं कि जी ऑयल के लिए, वाटर के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए ये जो हैवी जो ट्रैफिक है, ट्रक्स हैं, इनको नहीं रोका जा सकता। तो इस पर फिर आप लोगों का क्या आगे लाहे अमल होगा, आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल वाज़ेह है, लाए अमल हमारा बिल्कुल क्लियर है। शहर के नौजवानों को, शहर के रहने वाले लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। ये हादसा जो पेश आ रहे हैं, इस हादसा की वजूहात को जांचना चाहिए। यहाँ रूल्स रेगुलेशन, चाहे वो मोटर व्हीकल रूल्स हों, चाहे वो रोड सेफ्टी लॉज हों, किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं होता। इस पर अमल दरामद कराना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी तरह नॉर्दर्न बाईपास बना था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़िम्मे है। अब ये वफाक के अंदर सारी पार्टियां मौजूद हैं, नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, नून का पीपल्स पार्टी का सदर है, पीपल्स पार्टी का सेनेट चेयरमैन है। ये बताएं कि नॉर्दर्न बाईपास जो बनाया गया था वो ट्रैफिक के लिए बनाया गया था, हैवी ट्रैफिक के लिए, लेकिन नॉर्दर्न बाईपास इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्यों शहर से बीचों बीच सारे ट्रॉलर शहर में से गुजरते हैं रात 10 बजे के बाद? क्यों जो है वो मलीर एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है, इसको इन फ्यूचर इस तरह होना चाहिए यहाँ से ट्रैफिक जो है हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर जाए ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक का लोड ना हो। इसी तरह अगर लोगों को घरों के नलकों में पानी मिलेगा तो वाटर टैंकर शहर में नहीं चलेंगे। जब आप पानी नहीं देंगे 50% आबादी को तो क्या होगा? वाटर टैंकर सड़कों पर 24 घंटे वाटर टैंकर चल रहे होते हैं। और वाटर टैंकर का धंधा किसका है ये भी सबके इल्म में है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो वाटर पानी सेल कर रहे हैं और
बाज़ औक़ात फिर ये करते हैं, साल के इख्तिताम पर एलानिया कहते हैं कि हमने इस साल 1 अरब 62 करोड़ रुपए का पानी सेल आउट किया। शर्म आना चाहिए, आप पानी बेच रहे हैं, ये तो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की पानी। हुकूमत पानी भी ना दे, हुकूमत तालीम भी ना दे, हुकूमत जो है अमन अमान भी कायम ना करे, हुकूमत डंपरों के हवाले कर दे शहर को। तो साहब फिर सवाल वही ना, फिर सवाल वही, फिर सिंध वाले वोट तो पीपल्स पार्टी को देते हैं ना। देखें, सिंध वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अहले कराची, मैं कराची की बात करता हूं, कराची चले, कराची वालों ने भी तो सिंध पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं कराची वाले। कराची ने अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती 2023 के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी सबसे बड़ी ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए। 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी सर आपका ये मौकिफ है, लेकिन मेयर तो मुर्तजा वहाब ही बनेगा। फिर जमात इस्लामी को मिले, आपकी जो भी आप लोगों का मौकिफ हो, 8 लाख मेयर तो मुर्तजा वहाब ही है। 8 लाख वोट जमात इस्लामी को मिले और जमात इस्लामी को 1 सीट मिली, और MQM को 1.5 लाख वोट मिले। MQM 5,500 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सकी, लेकिन फॉर्म 47 की शक्ल में 3,000 को 30,000 कर दिया गया, 2500 को 25,000 कर दिया गया, और MQM को फॉर्म 47 के जरिए, पीपल्स पार्टी को फॉर्म 47 के जरिए, और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खेल खेला कि जिन पार्टियों को आज अगर फॉर्म 45 पर जांच हो, कोई जुडिशियल कमीशन बने, तो 80% ये पार्टियां फारिग हो जाएंगी, वफाक के अंदर भी और सूबों के अंदर भी अगर बने। और हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड फॉर्म 45 की सूरत में मौजूद है। ठीक है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। और मुनिम साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया वो आपने सुन लिया। हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, अगर आप आना चाहें पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ देने के लिए, तो मैं दावत देती हूँ कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर इस इशू पर, जो कि बहुत बड़ा इशू है, आप अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ सियासी मंजरनामे पर आते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं PTI से अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं हसन साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा है कि जी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ दे रही है हुकूमत का, नून लीग का, तो जी सख्त फैसलों की हिमायत भी कर रही है और इस पर तनकीद नहीं कर रही, तो इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरी हो सकती है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, उमर अयूब साहब ने कहा है, वो तो वही जानते हैं कि क्या मजबूरी है। हमें तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी मसलहतों का शिकार हुई है या कभी मजबूरियों की यानी आप लोग के बिहाफ पे उमर अयूब साहब ने खुद ही अपना एनालिसिस दे दिया कि आप लोगों की कोई मजबूरी है। जी हाँ, जी जी, यही अलमिया है इस मुल्क का कि यहाँ पे किसी का मौक़िफ़ कोई और दे रहा होता है और वो चल रहा है। लेकिन समझ से बालातर है कि उन्होंने ये किस हवाले से कहा। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा बड़ी खुल के सियासत की है और अवामी सियासत की है, कंसेंसस के साथ सियासत की है, इत्तेहादियों के साथ सियासत की है, और इत्तेहादों में बैठ के भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी अपने इत्तेहादियों को मायूस नहीं किया और इस मुल्क के अंदर डिलीवर भी किया है। तो इन हालात में अब कोई कहता है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता, और अगर कोई वो बताते तो जरूर उसका मैं कोई उनसे उनको उसकी वजाहत भी देता। अब मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है ऐसी किसी वजाहत की। ठीक है जी, अच्छा जी। मैं आपकी तरफ आती हूँ अहमद उवैस, फिर हसन साहब दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। अहमद उवैस साहब, ये ख़त का मामला जो अभी तक गुत्थी बना हुआ है, जो ख़त लिखा गया नहीं लिखा गया, फिर आप लोगों ने शेयर भी कर दिया, तो जो सुप्रिटेंडेंट जेल है अडियाला, वो तो कहते हैं कि जी जो ख़त लिखा जाता है, ज़ाहिर बात है उनकी नज़र से गुजरे बगैर, इंतजामिया की नज़र से गुजरे बगैर कभी जा ही नहीं सकता, कानूनी तकाजा है ये, तो ऐसा कोई ख़त है ही नहीं। ये क्या मुअम्मा बना हुआ ख़त का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, ये बात आप बजा फरमा रही हैं कि वहाँ पे जो, क्योंकि मैं आजकल आउट पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन आने से पहले भी मैं अडियाला जेल में इमरान खान से एक मुलाकात करके आया था। और वहाँ का जो सिस्टम है उसमें तो कोई खत, क्या एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी जो है या एक पेन, ये दोनों चीजें अंदर नहीं जा सकती। कोई भी लेके नहीं जा सकता, ना लेके बाहर आ सकता है। तो इतनी तलाशी होती है, इतनी सर्वेलेंस है वहाँ पर कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो खत जो है वो
वहां से जेल के हुकाम से बालातर होके कोई खत वहां से निकला हो पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि मेरे इसके अलावा और इल्म में बात तो नहीं है, इसलिए ये ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन हालात मुल्क के वैसे ही इतने खराब हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट तो सामने रखिए आप। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताएं, जब आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने बानी पीटीआई को किस हाल में देखा वहाँ पे, उस मुलाकात का थोड़ा सा अहवाल बता दें। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं जितनी दफा भी जब भी मिला हूँ, और जब से वो जेल में है बहुत दफा मिला, और मैंने कभी भी कोई पशमानी, कोई कमजोरी, कोई उनके सोच में कमी या डिमोरलाइज होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ही इज इन हाई स्पिरिट, उसी तरह से वही अंदाज और वही बातचीत। और जेल को उन्होंने ये मतलब वेरी प्रैग्मेटिकली कि जेल है तो हाँ जी जेल में तो वैसा ही होगा। मतलब एक दफा मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देता हूँ कि ये अगस्त के महीने की बात है। आपको अंदाजा है कि अगस्त में कराची में भी और लाहौर में भी ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, दोपहर के वक्त और दिन के टाइम पर। तो उनको वहां पे कोई एसी की फैसिलिटी तो नहीं थी, सिर्फ एक वाटर कूलर रखा हुआ था, और वाटर कूलर जो है वो ये मॉनसून के मौसम में इस्तेमाल नहीं हो सकता। मुझे कहने लगे कि ऐसी बात हुई तो मुझे कहने लगे कि देखो मुझे तो अब इतनी आदत पड़ गई है बगैर एसी में रहने की कि अब अगर कहीं एसी चल रहा हो ना तो मुझे ठंड लगने लग पड़ती है। अच्छा, हंस के कहने लगे। तो मतलब उनमें कोई इस लिहाज से कि जो जहाँ वो है, और पर्पसली क्योंकि जेल काट रहे हैं, इनके जहन में ये बात तो है नहीं है कि मैं जनाब कोई एनआरओ लिखूंगा, साइन करूंगा, माफीनामा लिखूंगा 10 साल के लिए, सियासत से बस दस्तबरदारी का ऐलान करूंगा और मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। ऐसी कंसिडरेशन जो है बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये हसन मुर्जा साहब, रजा रबानी साहब मतलब बड़े सीनियर, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं आपकी पार्टी से, उन्होंने चीफ जस्टिस से जो आईएमएफ के वफ़द की मुलाकात है उस पर बड़ा एक सख्त पोजीशन लेते हुए सख्त किस्म का बयान दी है कि जी उन्हें मुल्क से निकाल देना चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी उनके बयान की तायीद करेगी या उनको ज़ाती हैसियत में दिया गया बयान कहेगी कि उन्हें ये उनकी ज़ाती राय है? देखिए, वो एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, एक कानूनदान है, और एक बड़ी अहमियत है उनकी सियासी जमात के अंदर। उनकी वाबस्तगी, उनकी लॉयल्टी, उनकी उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एक साहिब राय भी हैं और वो अपनी एक राय रखते हैं, अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। वो हमेशा चीज़ों पे पार्टी मीटिंग्स के अंदर, सीईसी के अंदर बड़ी खुल के बात करते हैं, और इख्तिलाफ राय उनका हक है। पार्टी पॉलिसी से हट के भी उनका हक है कि वो बात करें, और पार्टी की कोई इस पे ऐसी पॉलिसी भी वाज़िया नहीं है कि वो अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकते या कोई पार्टी वायलेशन है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का कभी भी ऐसा मौक़िफ़ रहा हो कि कोई बेल आउट पैकेज हो या आईएमएफ की तरफ मुल्क जा रहा हो तो वो उस पे कोई, यकीनन सियाको सवाक के साथ बातों को और चीज़ों को देखा जाए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो अब ये उन्होंने किस सियाको सवाक से बात की है, मैं तो उन्हें ये बात नहीं सुन पाया, आपसे ही पता चल रही है। यकीनन वो अपनी चीज़ की वजाहत भी करेंगे। पार्टी का ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है या पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन चले ये बताएं कि आईएमएफ का क्या इतना किरदार होना चाहिए जिसको आम अल्फाज में मुदाखलत अमल दखल भी कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए? देखिए, ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल। आईएमएफ को अगर हम खुद ना बुलाएं तो आईएमएफ ने क्यों आना है, जब हमारे मुल्क की मईशत इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि उसके अलावा और कोई ज़रिया ही नहीं था। इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने आते ही कहा कि मैं आईएमएफ की तरफ जाने से बेहतर समझूंगा कि मैं खुदकशी कर लूं। तो यकीनन ये बुरी चीज़ थी तो उन्होंने भी कही, और फिर आखिरकार लेकिन जाना भी पड़ा, उन्हें आईएमएफ की तरफ रजू करना पड़ा। वो गए आईएमएफ की तरफ। तो देखें, ये सारी मजबूरी की चीज़ें हैं। इस पे तो यानी हमारे लिए आसन भाई, ये हमारे लिए बात कड़वी गोली बन चुकी है जिसको हमने निगलना ही है हर हाल में। यकीनन इस वक्त तो यही पोजीशन है, और अल्लाह करेगा कि एक टाइम आएगा और वो बड़ा करीब है
कि हम इस चंगल से हमारी जान छूटेगी और हम निकलेंगे। बेहतरी के इशारे हैं ठीक है जी, जो बताया जा रहा है या चलें। जो देखने में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अल्लाह चलें, ताला हमारी अनकरीब जान आप ठीक है, छुड़वाएंगे। आप ये बात ठीक है, आप एक्सपेक्ट करें कि अनकरीब ऐसा हो सकता है जी कि IMF के चुंगल से जान छूटे। लेकिन अभी मौलाना साहब तो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो इत्तेहाद बनेगा ये आप लोगों के गले भी पड़ सकता है? बहरहाल नून लीग ही हुकूमत में, लेकिन आप लोग इत्तेहादी हैं। मौलाना साहब जो इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अगर बन जाता है, तो PTI के हवाले से तो आप लोगों की राय, आपकी और नून लीग की मिलती जुलती राय है कि उनको शायद सियासत नहीं आती है, वो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है। लेकिन मौलाना साहब को तो सियासत का मंजा हुआ खिलाड़ी आप मानते हैं ना? PDM इत्तेहाद को मौलाना साहब ने ही लीड किया था। देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन की आपकी तरफ भी आ रहे हैं मतलब मेरे सब यही से सवाल बात- लेकर। पहले हसन मुर्तज़ा साहब। जी जी, अहमद साहब आपसे मैं इसी सवाल के देखिए, बारे में मैं- बात करूंगी। जी जी हसन साहब। आप कीजिए। जी हसन देखिए, साहब। मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से कभी भी ये बात नहीं कहूंगा या इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं आती। बड़ी वो आपने एक मैच्योर सियासी बात की, जमात एग्जैक्टली। है, हाँ, एक सियासी जमात है उनकी, इसमें कोई राय बिल्कुल नहीं है। अपनी एक फॉलोइंग वहाँ है। पे हर जमात के अंदर लोग जो है वो इंतशार पसंद भी होते हैं, लोग मुफाहमत की बात भी करते हैं, अपनी अपनी राय है सबकी। वहाँ पे तहरीक इंसाफ में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि सारे उनमें जो है वो लड़ाई झगड़ा ही चाहते हैं या जैसे कि टकराव अहमद की वैसा सियासत बहुत करना अच्छे चाहते हैं हैं। जो आपके साथ इस स्क्रीन को भी शेयर कर रहे हैं। नहीं, अहमद साहब से मुझे तो काफी प्रोग्राम्स में इत्तेफाक हुआ है, कभी भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई। मैं जी वैसे जी, ही नहीं करता तहम्मुल और से वो भी बात करते कोशिश हैं, करते बिल्कुल हैं कि वही विदाउट करें। एनी डाउट। जी जी। अच्छा हमेशा रहा है जी। तो ये बात तो मैं नहीं समझता, और जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े जीरक सियासतदान है और हमेशा उनका एक किरदार रहा है सियासत के अंदर और बड़ा मुस्बत किरदार रहा कल है। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा चीजों साहब को ने मेरे प्रोग्राम में एक बात की, हसन भाई आपका कमेंट लेके फिर मैं अहमद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में बात की कि जो PDM इत्तेहाद बना था वो उसमें हमें तो कुछ नहीं मिला, यानी अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा। और मैंने उनसे पूछा कि क्या PMLN ने आपके साथ हाथ कर दिया अगर आम अल्फाज में बात की जाए, तो उन्होंने कहा जी। देखिए, वो PDM इत्तेहाद के अंदर हमें तो मौलाना साहब ने निकाल दिया था, हम तो उसका हिस्सा बाद में नहीं थे और उन्होंने हमें तो फारिग कर दिया था। फिर जब उन्होंने ज़रूरत महसूस की तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई। और मिलना मिलाना इन इत्तेहादों में क्या होता है? आज जिन्हें आप हमें इत्तेहादी कह रही हैं, जिसको मैं तो इत्तेहादी नहीं समझता, हिमायती समझता हूँ कि हम हुकूमत के हिमायती हैं। ठीक है जी, आगे जाके जारी बात है, आपने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। हमने खिलाफ ही लड़ना है और हम उनसे भी यही तवक्को कर रहे थे कि उन्होंने हमें देना लेना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मुल्क के हालात थे, इसमें हम ये समझते थे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को ना खड़ा करे, हमने पहले तहरीक इंसाफ को भी दावत दी थी कि आप हुकूमत बनाएं, आपकी अक्सरियती जमात है, आप हुकूमत बनाएं, हम लेते भी कुछ नहीं है और हम आपको वोट भी करेंगे। वो नहीं माने तो उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो थी वो PMLN थी, उनके साथ हम खड़े हो गए ताकि कोई हल नहीं है, नए इंतखाबात हो जाते तब भी लोगों ने सड़कों पे होना था। चलें ठीक है अहमद तो उवैस ये साहब, ठीक है जी जी ठीक है अहमद उवैस साहब, वही सवाल लेके मैं अब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी गुफ्तगू जो मैंने इनकी हसन मुर्तज़ा साहब की सुनी, आई बस पे कॉम्प्लीमेंट के वक्त के साथ इनकी सोच में काफी बुर भी और एक मैच्योरिटी आई है और बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, सवाल यह है कि मुल्क के हालात इस किस्म के हैं और ये इत्तेहाद बनने और टूटते, ये तो एक पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। हमारे यहाँ पे क्योंकि नॉर्म्स जो हैं उनकी पायदारी भी नहीं है और उनकी पासदारी भी नहीं की जाती, और यहाँ पर वो पुरानी ट्रेडिशंस को यकसर बदल दिया गया। मसलन पहले एक रवाज था, और रवाज इंटरनेशनली, कि कोई भी अहम इशू जब पार्लियामेंट में आया करता है, और सच है कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है, तो दिनों और हफ्तों डिबेट हुआ करती, और वो नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट, वो तमाम इंटेलेक्चुअल जो तबकात हैं, जगह हैं, वहां पर भी वो डिबेट चला करती है और मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन जो है सामने रखे जाते हैं कि इसका ये इफेक्ट होगा, इसका ये इसका फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये सारी बातें।
क्योंकि आइन की तरमीम का मतलब होता है कि आपने, आइन जो है ना ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो एक हुकूमत के साथ खत्म हो जाएगा या एक हुकूमत को बेनिफिट देने के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसलिए ये यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी जो है कमी महसूस की गई कि इतनी बड़ी तरमीम जहाँ यहाँ पे की गई और उसकी कोई डिबेट नहीं हुई और उसके ऊपर कोई इजहार ख्याल जो है पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं हुआ और बाहर भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा एक नुकसान जिसकी हमें अब उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। ठीक है। मसलन एक आपको सर बात बता दूं कि देखिए जुडिशरी सबसे हार्ड हिट हुई है। 12 जुलाई का फैसला आज तक समझ नहीं आ रही कि उसका क्या बनेगा फैसले का और कहाँ है वो फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट पे ये आलम है तो आप बताइए डाउन द लाइन जो है नीचे सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो सबऑर्डिनेट अदालतें जो हैं वहाँ पे लोगों का क्या एतमाद रहेगा जुडिशल सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी, हम भी ज़रा प्रो क्लोजिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि प्रो क्लोजिंग का वक्त है जी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।